जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। दिस इज़ माय सेकंड स्टोरी। ये कहानी दीपा की है। कहानी में धर्म, जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कहानी की ओर चलते हैं। ऐसे ही हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक टू स्टार्ट द स्टोरी। दीपा एक बहुत होनहार और एजुकेटेड लड़की थी। दीपा बहुत समझदार और सुलझी भी थी। दीपा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, 3rd ईयर में। उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। एग्ज़ाम्स के बाद दीपा की इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट होने वाली थी। दीपा के कॉलेज में दीपा का एक फ्रेंड्स ग्रुप था जिसमें 10 स्टूडेंट्स थे। एक दीपा खुद, 5 लड़कियां और 4 लड़के। ये 10 स्टूडेंट्स दीपा के ग्रुप में थे। ये जितने भी दोस्त थे बहुत अच्छे और बहुत समझदार थे। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे दीपा के एक फ्रेंड ने बोला कि कुछ टाइम बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, फिर हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। फिर ना हम कभी किसी से मिल पाएंगे, ना कभी फ़ोन पे बात हो पाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम एक ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें हम सिर्फ 10 फ्रेंड्स ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब इंटर्नशिप होगी तो कोई कहीं पोस्ट होगा, कोई कहीं पे होगा, कोई किसी कंपनी में होगा, एक्सेट्रा। तो ये सब अच्छे से डिस्कस करके फिर सोचा कि ट्रिप प्लान करते हैं। तो दीपा के फ्रेंड से सब कोई एग्री हुए कि हाँ ये तो सही है कि उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, रिज़ल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद। तो हम जो थोड़ा सा हमारे पास टाइम होगा एग्ज़ाम से लेके रिज़ल्ट के बीच का जो टाइम होगा, इसमें हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें सिर्फ 10 दोस्त जाएंगे। जो ये 10 हैं दीपा के फ्रेंड, सिर्फ यही जाएंगे। अब सब तो एग्री हो गए थे फ्रेंड्स, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पेरेंट्स क्या एग्री होंगे, उनको अकेले जाने देंगे। ये टेंशन सबके मन में आई। सभी ने अपने घर में पेरेंट्स अपनी परमिशन ली। अपने घर में सबने पूछा कि हाँ हम एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट के पहले, मतलब एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच का जो टाइम होगा, एग्ज़ाम्स के बाद हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें हम जो दोस्त हैं सिर्फ यही जाएंगे और कोई नहीं। सबके पेरेंट्स ने हाँ ही कर दिया कि चलो कोई नहीं, चले जाओ, उसके बाद सच में टाइम नहीं मिलेगा। सबने एग्री किया, बताया कि हाँ चले जाओ, कोई नहीं, सच में टाइम नहीं रहेगा इन लोगों के पास। सब चले गए, सब कॉलेज गए। सबने एक दूसरे को बताया, सबने बता दिया कि हाँ हमारे पेरेंट्स एग्री कर गए इस बात से। सब बहुत खुश थे। अब प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ जाएंगे। सबने प्लान किया, कई सारी जगहों का नाम चूज़ करते फाइनल हुआ गोवा, कि हम गोवा जाएंगे। फिर प्लान हुआ कि हमारा बजट क्या रहेगा, कि गोवा जाना आसान भी नहीं है। उनके शहर इंदौर से गोवा काफ़ी दूर है। रेलवे से, यानी कि अगर हम ट्रेन से जाएँ तो गोवा तकरीबन 20 घंटे के आसपास होगा। सबने प्लान किया कि काफ़ी दूर है, कैसे कैसे ट्रैवल होगा, क्या होगा, इतने लोगों की टिकट इतनी जल्दी मिलना क्या पॉसिबल है। दीपा के एक फ्रेंड ने बोला कि हाँ ये सब अरेंज हो जाएगा आराम से, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को जानता हूँ जो हमको टिकट्स दे दे, मतलब 10 टिकट हमको आने जाने की कंफर्म मिल जाएगी ट्रेन की। फिर था कि ट्रेन से 20 घंटे लगेंगे, है कि कोई नहीं, एंजॉय करते करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम फ़्लाइट लेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। फ़्लाइट्स की टिकट
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सब एग्री करके चलो कोई नहीं, ट्रेन से ही चलते हैं, ट्रेन से ही आएंगे। एग्ज़ाम्स के 2 दिन के बाद उन्होंने प्लान किया कि हम 2 दिन के बाद करेंगे, जाएंगे। तो उसके फ्रेंड ने बोला ठीक है मैं टिकट्स देख लेता हूँ। फिर आया कि हम गोवा में रहेंगे कहाँ, हमारा एकोमोडेशन क्या होगा, हमारे साइट सीन्स क्या होंगे, हम पहले ही सब देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कि हमको किस जगह जाना है गोवा में। गोवा छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा, हम किधर जाएंगे। दीपा के फ्रेंड ने बोला कि सब कुछ मैं प्लान कर लूँगा, हम 10 लोगों का जो भी पैकेज होगा वो मैं आराम से बना लूँगा, बुकिंग्स वगैरह मैं कर लूँगा, होटल बुकिंग वगैरह जो भी होगा सब मैं देख लूँगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबने अपनी ट्रिप प्लान कर ली कि हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारी बुकिंग्स करेगा, क्या क्या बजट होगा। उसके बाद दीपा के फ्रेंड ने बोला ठीक है अब मैं सारी बुकिंग्स वगैरह कर लेता हूँ, सब कुछ कन्फर्म है एक बार, क्योंकि हम लोगों का सब कुछ एक साथ ही होगा, कोई अलग अलग तो होगा नहीं, तो एक बार सब कंफर्म कर लो अच्छे से। सबने बोला हाँ हाँ भाई, कितनी बार पूछेगा, जब हाँ कर दिया अब क्या मना करेंगे तभी तो बोलेगा। दीपा के फ्रेंड ने एक होटल चूज़ किया जो बहुत लग्जरियस तो नहीं था बट हाँ अच्छा था। होटल के आसपास का सब साइट सीन था वो बहुत अच्छा था। होटल के पास एक लेक थी, जंगल था और थोड़ी ही दूर पे ही समुद्र भी था, बीच। सब कुछ बुकिंग वगैरह हो गई। दीपा के फ्रेंड ने सबको बता दिया कि हाँ इतना इतना खर्चा आया हैगा, क्या मतलब कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ लगा हैगा, सब कुछ हो गया। सबने आपस में बांट लिए पैसे, मतलब सबने उसके फ्रेंड को दे दिए पैसे, सब कुछ कंफर्म हो चुका था। अब सिर्फ जाना बाकी था इनका। कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं। तकरीबन 2 महीने के आसपास इनके एग्ज़ाम्स थे। 2 महीने एग्ज़ाम चले, अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कवर अप करके, मतलब 1-2 महीने तक ही इनके एग्ज़ाम चले थे। एग्ज़ाम्स को अच्छे से कवर अप किया, अच्छे से सब कुछ अपना एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम्स के कंप्लीट हुए, 2 महीने बाद जाने का समय आता है। जाने से पहले दीपा के फ्रेंड्स ने सब कुछ क्लियर किया कि हम जा रहे हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ ही हम अपने घर से भी निकलेंगे। मतलब ये था कि हम एक स्पॉट चूज़ कर लेते हैं रेलवे स्टेशन के लिए कि यहाँ पे सब मिलके हम एक साथ ही रेलवे स्टेशन जाएंगे, कि रेलवे स्टेशन पे होती है भीड़, जल्दी मिले ना मिले कुछ पक्का नहीं है। सब कुछ तय करके हम लोग पहले ही कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कोई भी जो हम प्लान करेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए प्लान में। ऐसे ही कुछ टाइम में जैसे जैसे हमको करना वो सब कर लेंगे। प्लान हुआ, कहाँ मिलेंगे, कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन, सब कुछ हो चुका। जैसे जैसे जो करना था वो बुकिंग वगैरह सब कुछ पहले ही कंफर्म थी। थोड़ी देर में दीपा के फ़ोन पे मैसेज आता है कि योर बुकिंग हैज़ बीन कैंसल फॉर गोवा ट्रिप। ये मैसेज दीपा के फ्रेंड ने दीपा को किया था जिसने सारी बुकिंग करी थी। अब दीपा एकदम शॉक हो गई कि कैसे बुकिंग कैंसिल हो सकती है, हमारा सब कुछ वहाँ पे बुक है, एन वक्त पे कैसे ये कैंसिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दीपा के दिमाग में। दीपा अपनी मम्मी से बताती कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। तो दीपा की मम्मी बोलती है बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, तूने बुकिंग थोड़ी ना की है, और चेक कर एक बार उनसे बात कर। तो जैसे ही चेक करती है और नंबर देखती है तो उसके फ्रेंड का था, वो सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। दीपा अपने फ्रेंड को कॉल करती है, बोलती कि मैं मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी, वो भी ऐसा मजाक। फिर बोलते हैं ट्रिप से पहले एक लास्ट मजाक तो चलता है। बोलते ठीक है अब चलो रेडी हो, निकलो घर से, टाइम हो रहा है, हम ट्रेन का वेट करेंगे, ट्रेन हमारा वेट नहीं करेगी। दीपा ने ऐसा बोला। थोड़ी देर में ही वो स्टेशन के लिए अपने घर से चले गए। सब कुछ पैक करके अपना नाश्ता सब लेके वो लोग चले गए।
एक साथ सब जिस स्पॉट पर उन्होंने चूज़ किया था कि कहाँ सब मिलेंगे, वहाँ से मिल के एक साथ फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन आ गई, उन्होंने बोर्डिंग करी ट्रेन में। ट्रेन में जाने के बाद दीपा के मन में कुछ अजीब सा हो रहा था, कुछ उथल पुथल सी हो रही थी, मतलब थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि हमारा जाना सही है, अभी भी टाइम है। दीपा बहुत सोचने लगती कि जाऊँ नहीं जाऊँ, पहली बार ऐसा ट्रिप कर रही हूँ विदाउट पेरेंट्स। बहुत ज़्यादा परेशान थी दीपा। फिर दीपा की एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि कूल डाउन दीपा, कुछ मत सोचो, हमें कभी ना कभी तो इंडिपेंडेंट बनना है ना। इंटर्नशिप शुरू होगी, वहाँ पे भी हमको अकेले जाना होगा, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं आएंगे, तो एक छोटी सी शुरुआत यहाँ से ही क्यों ना हो। दीपा ने बोला ठीक है। दीपा ने पानी पिया, एक लंबी सांस ली और अपना सारा स्ट्रेस टेंशन बाहर किया। इसके बाद दीपा सोने का उसका बहुत मन करता है कि मैं थोड़ा सोना चाहिए, क्योंकि दीपा जब भी ट्रेन में ट्रैवल करती है या कहीं भी तो उसको नींद पहले आती है, ना उसको भूख लगेगा ना कुछ, उसको दीपा को पहले नींद आएगी। दीपा जाती है अपने सीट पे और लेट जाती है। फिर सब बोलते हैं अभी से सोना है। दीपा बोलती है हाँ यार नींद आ रही है। सबको पता है कि मुझको नींद पहले आती है ट्रेन में। फिर बोलते हैं पहले का हमको पता नहीं, मगर हाँ हमें तो जगती हुई चाहिए, हम इंजॉय करने आए हैं ना कि सोने। सोना है तो अपने घर पे ही सो लेते। क्या दीपा तू भी। और जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, है उनकी बुकिंग थी, मगर कभी कभी कहते हैं ना कि हर सीट पे लोग होते हैं, क्योंकि जिस कोच में वो लोग थे उसमें सिर्फ 10 लोग ही है और 4-5 लोग और थे, बाकी सारी की सारी सीट्स खाली थी। बस रेयर केस था कि जिस जगह वो जा रहे थे, वो ट्रेन गोवा में जिस जगह वो जा रहे थे, वो ट्रेन सिर्फ हफ्ते में एक बार उस जगह जाती है, सिर्फ हफ्ते में एक बार, उसी वही ट्रेन से फिर वापस आ जाती है। ये थोड़ा शॉकिंग था उन लोगों के लिए कि इतनी खाली ट्रेन मतलब पहली बार देखा उन्होंने, और गोवा के लिए। सबने बोला चलो कोई नहीं, हर कोई ट्रिप नहीं बनाता हमारी तरह। ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना होती है, सब गोवा की ट्रिप के लिए जा ही रहे थे। धीरे 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 ट्रेन की स्पीड फुल होती है, सबके सब बहुत एंजॉय कर रहे थे ट्रेन में। 19-20 घंटे बाद इंदौर तो गोवा ट्रेन पहुंच गई। गोवा में अराइवल के बाद, ट्रेन से उतरने के बाद गोवा स्टेशन पे सबके सब एक अलग ही दुनिया में थे। मतलब उन्होंने ऐसी जगह पहली बार देखी थी कि सिर्फ ब्यूटीफुल स्पॉट्स थे। मतलब ट्रेन के बाहर भी, स्टेशन के बाहर भी इतना सुंदर नज़ारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। स्टेशन से लेके उनके होटल तक पहुंचने के लिए 40 to 45 मिनट्स का रास्ता था, जिसके लिए उन्होंने एक कैब बुक करी और 10 के 10 उसी कैब में ठूस गए। मतलब ठूस के भर लिया अपने आप को उन्होंने कि कैसे भी होगा सब साथ ही जाएंगे। सब कोई बैठ गए, कुछ टाइम ट्रैवल करते करते उसी में फ़न करते करते अपने होटल में पहुँचे। होटल देख के तो एक बार लगा कि होटल है ये खंडर, मतलब वो जंगल में था। मेन रोड से थोड़ा अंदर आके, मेन रोड था, फिर जंगल था, और जंगल के अंदर आके होटल था। सब ये देख के एकदम शॉक होते कि अरे ऐसा होटल है, मतलब इतने अंदर, यहाँ पे कोई आता भी होगा। फिर दीपा के फ्रेंड ने बोला आता होगा तभी तो होटल बना है ना, हम चलते हैं एक बार अंदर से देखते हैं कैसा है। और हमारे बजट में भी काफ़ी अच्छा होटल था, मैंने सबको पहले बताया था। फिर बोलते हैं चलो ठीक है एक बार देखते हैं कैसा होटल चूज़ किया तुमने हमारे लिए। सब जाते हैं और मतलब होटल के आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ जंगल था। मतलब होटल के पीछे पूरी तरह से जंगल, आसपास की जगह तो क्लीन कर रखी थी होटल की, तब वहाँ पे पेड़ नहीं थे, सिर्फ पौधे थे।
कुछ पेड़ थे, मतलब बहुत बाहर का नज़ारा तो देख के अच्छा था, जितना सुंदर उनका यार्ड गार्डन था उतना ही खंडर की तरह उनका होटल दिख रहा था। मतलब लग रहा था कि बहुत पुराना हैगा। होटल में गए, अपनी बुकिंग के लिए कहा कि हमारी बुकिंग है आज की। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम समझ गए, आप हैं 10 लोगों का जो ग्रुप है 10 कमरों का। फिर बोला हाँ, सबने अपने अपने लिए अलग अलग कमरा चूज़ किया था। मतलब सबने कहा था कि हमें अपना अपना अलग देना कमरा, ताकि रात में वो बिना डिस्टर्बेंस के एक साथ नहीं अलग अलग सो सकें। सब तैयार थे एक नए सफ़र के लिए। सफ़र भी क्या था, एक ट्रिप थी उनकी, मगर इस ट्रिप में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली थी कि शायद किसी ने सोचा होगा। वो लोग शाम के टाइम पे पहुँचे थे अपने होटल में, तो उन्होंने रात में तो कहीं जाना नहीं समझा कि चलो आज ट्रैवल ही किया है, अब क्या हम बाहर घूमने जाएंगे, आज रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना घूमने जाएंगे। सब रात में फ्रेश होते हैं, अपना डिनर करते हैं और फिर सब सोने लगते हैं अपने अपने रूम में। अगले दिन जहाँ पे उनको घूमने के लिए जाना था, वो लोग गए, बहुत फ़न किया, बहुत एंजॉय किया। ऐसे ही करते करते 5 दिन बीत गए। गोवा की अलग अलग जगह, चर्च, बीचेस, लोकल मार्केट्स, सब कुछ घूमा दीपा के फ्रेंड ने। एक नया एक्सपीरियंस था उनके लिए, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद 5 दिन ऐसे बीते। 5वें दिन रात में दीपा के एक फ्रेंड ने बोला, जिसने ट्रिप के लिए कहा था कि हम ट्रिप पे चलते हैं, कि हम 5 दिन से हमने एक एक जगह देखी यहाँ पे, जितना हमारे आसपास था। हम पूरा दिन घूमे, हम शाम को रात में घर पे आते थे, मगर हमने कभी होटल के पास का जंगल और लेक नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो सब सोचते हैं कि आज डिनर के बाद हम चलते हैं। दीपा बोलती है नहीं, हम रात में जंगल में नहीं जाएंगे, ये रिस्की हो सकता है। सब ने बोला कि क्या दीपा बच्ची अभी भी, चलते हैं, एंजॉय करेंगे। और जंगल में तो रात में ही घूमने का मज़ा है। होटल के जो फ्रंट डेस्क होता है, रिसेप्शन, वहाँ पे पूछा कि जंगल में कोई जंगली जानवर वगैरह होंगे। फिर वो बोला कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको एक स्नेक भी नहीं मिलेगा जल्दी, कोई जानवर नहीं होंगे यहाँ पे आपके। फिर सब एकदम सोचते हैं कि जंगल और कोई भी जानवर नहीं। फिर रिसेप्शन से बोला कि जंगल में कोई जानवर नहीं। बोला कि हाँ, यहाँ पे होटल हैगा और लोग घूमने आते हैं, कोई जानवर किसी पे अटैक ना करे, इसलिए सब जानवर को ही नेचुरल पार्क्स में ही रखा जाता है। ऐसे यहाँ पे खुले जंगल में नहीं छोड़ते हैं कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। सबने बोला देखा, ये घूमने के लिए ये जंगल, तो आज रात हम चलेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने बोला आप लोग रात में जाओगे? रिसेप्शन पे जो लेडी थी उसने बोला कि आप लोग रात में जाओगे? फिर बोला हाँ, कोई प्रॉब्लम है? फिर उनको बताती नहीं है, बोलती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जा सकते हैं। मगर उसके मन में एक अजीब सा डर था कि ये लोग रात में जाएंगे। उसने होटल के मैनेजर से बताया। मैनेजर ने बोला तुम डरो मत, उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी करें, हमको क्या है इससे, कोई नहीं, उनको जाने दो, कुछ नहीं होगा। वो लोग चले गए, रात में डिनर वगैरह करके जंगल के लिए निकल गए, तैयार हुए। दीपा ने अपने साथ एक नाइफ़ लिया था। फिर उसके फ्रेंड ने बोला कि भाई नहीं बहन, ये नाइफ़ क्यों ले रही है तू, किसका मर्डर करने का इरादा है? फिर बोली कि बहन हम जंगल में जा रहे हैं। बेशक उन्होंने हमको बोला है कि कोई जानवर नहीं है, मगर फिर भी हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो रखना चाहिए। कोई फंस गया, किसी बेल में हमारे पैर अटक गया, कुछ हो गया तो हम चाकू से काट तो सकते हैं। फिर बहन, उसके फ्रेंड बोलती है बहन तू बहुत महान है, अब तो चल। थोड़ी देर मतलब अपने कमरे से सब बाहर आते हैं और जंगल के लिए निकल जाते हैं। इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड थे कि पहली बार जंगल में। दीपा सिर्फ डरी हुई थी जंगल रात में।
उसके बाद जैसे ही होटल से अपना कमरा निकालते हैं, रिसेप्शनिस्ट एकदम से डर के, और जो उनकी कीज़ होती है मास्टर की, वो जिनकी मास्टर की होती है रिसेप्शनिस्ट के हाथ से गिर जाती है। पीछे मुड़ के सब देखते हैं कि क्या हुआ। फिर बोलती कुछ नहीं मेरे हाथ से गलती से गिर गई, आप लोग जाइए। सब जंगल में बहुत फ़न कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जंगल घूमना शुरू करते हैं। दीपा के पैर में कुछ फंस जाता है, मतलब वो ऐसा लगता है कि दीपा के पैर की एकदम कुछ बहुत बुरी तरीके से फंस गया है थोड़ी देर तुरंत, और वो दीपा अपना कदम आगे बढ़ा नहीं पाती है। दीपा बैठ के मतलब झुक के और उसको निकालने लगती है जो उसके पैर में फंसा था, और उसकी एक फ्रेंड उसके साथ रुक जाती है कि निकालो फिर चलते हैं। और सारे दोस्त 8 के 8 बातें करते 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 कब आगे चले जाते हैं दोनों को भी नहीं पता चलता। ना उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कि दीपा और दीपा की फ्रेंड वो है ही नहीं वहाँ पे उनके साथ। वो लोग अपना आराम से घूमते घूमते जाते हैं। जैसे ही दीपा ने चाकू से काट के अपनी बेल को हटाई पैर से, फिर बोला कि देखा ना आ गया चाकू काम में, तू मुझे ऐसे ही बोल रही थी। दीपा बोलती है कि देखा फिर से बोल रही हूँ, मेरे फैसलों पे शक मत किया करो। उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ दीपा माता अब तो बहुत सच बोलती हैं, अब चले हैं। सब आगे निकल गए। यदि क्या, दीपा एकदम से शॉक हो जाती है कि जंगल में सिर्फ वो दोनों हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है सिर्फ हम दोनों नहीं हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं और वो आगे चले गए, उन्होंने देखा नहीं हमको। फिर उनको ढूंढते ढूंढते सीधे जाने की बजाय वो लोग दोनों टेढ़े मेढ़े जाने लगते हैं। कहते उधर गए होंगे, करते करते वो जंगल में इतना भटक जाते हैं कि उनको ही नहीं होश रहता ध्यान कि हम किस जगह से आए थे, मतलब कैसे हम घूम के आए थे। और उनके फ्रेंड्स जो 8 अलग हुए थे वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये मैं पता चल गया कि हाँ ये लोग दोनों गायब हैं। अब एक जंगल बहुत बड़ा था। दीपा जो थी वो लेक के पास थी, दीपा की फ्रेंड, और वो लोग लेक से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। एक दूसरे का आवाज़ मार रहे हैं मगर किसी की आवाज़ किसी के कानों में नहीं आ रही है। दीपा बहुत थक जाती है और बैठ जाती है अचानक से। बस वो तुरंत बैठ गई। फिर वो बोलती है कि देखा ना, मैं कह रही थी कि रात में जंगल में आने लायक नहीं है, और यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहे, जंगल है नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब हम क्या करेंगे। फिर बोलती है उसकी फ्रेंड कि कोई नहीं, मत टेंशन ले बहन, कैसे भी हम निकल जाएंगे, हम लेक के पास है ना, हम लेक के पास है, हम टेंशन मत ले, हम निकल जाएंगे। डोंट फियर, हम आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलती है ठीक है बहन, रास्ता ढूंढ लेते हैं। इतने में ही दीपा के फ्रेंड की नज़र पड़ती है जहाँ वो बैठी होती है कि वो थोड़ा ऊंचा हैगा, और थोड़ा आगे देखती तो एक क्रॉस होता है, यानी कि वो किसी की कब्र होती है। दीपा की फ्रेंड बोलती है बहन तेरे को बैठने के लिए इसी जगह मिली थी। फिर बोली कैसी जगह, मैं नीचे बैठी हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसमें। फिर बोली एक बार अपने पीछे और नीचे देखना। दीपा जैसे ही अपने पीछे देखती है तो एक बहुत बड़ा क्रॉस था। अब ये देख के दीपा एकदम से शॉक हो जाती है, और फिर अपने नीचे देखती है तो वाइट मार्बल से बनी एक कब्र थी। दीपा बोलती है ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है क्या कर दिया मतलब। कह रही है ये किसी की कब्र है और मैं यहाँ पे बैठ गई। अरे जिसकी कब्र होती है उसको पसंद नहीं होता किसी कब्र पे कोई बैठे। दीपा की फ्रेंड बोलती है दीपा माता बस कीजिए, अपने प्रवचन मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक आदमी या लेडीज़ है जो मर गया है उसको यहाँ पे दफना दिया है और कुछ नहीं है। तो ये बोलती है ऐसा होता है, मैंने अपनी दादी से सुना है कि हम जहाँ हमने किसी की कब्र बनाई हो या जहाँ हमने किसी को जलाया हो उस जगह पे हमें नहीं बैठना चाहिए ऐसे ही। दीपा की फ्रेंड बोलती है बहन देख मुझको तो ये सब पता नहीं और ना मुझे तो जल्दी इन पे यकीन हो रहा है, और छोड़ ना, जस्ट चिल। फिर दीपा और दीपा की फ्रेंड क्रॉस पे कुछ लिखा होता है और बहुत ध्यान से देखने लगती है फ़ोन की टॉर्च जला के, इसमें लिखा क्या है।
तो उस पर जो उसकी डेथ होती है उसका नाम, एज, ये सब लिखा रहता है। और कब्र के पास ही थोड़ी दूर पे एक छोटा सा बोर्ड और होता है जहाँ पे लिखा था कि कब्र से दूर रहें। दीपा बोली कि बहन ये देख, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कब्र से दूर रहें। और मैं उस पर बैठ गई थी। दीपा की फ्रेंड बोलती है, अरे यार क्या तू भी सोच रही है, किसी ने मजाक में लिख दिया होगा ताकि लोग डरें। फिर बोलती है ऐसी चीज़ें मजाक नहीं होती है। ऐसे दीपा तो परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा कि वो किसी की कब्र पे बैठ गई है। दीपा की फ्रेंड उसको कह रही थी कि बहन तू परेशान मत हो, जस्ट चिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल हम कहीं और चलते हैं। फिर देखती कि हम झील के पास हैं और एक कब्र पे बैठे हैं। दीपा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। फिर बोलती है अब क्या करेंगे। उसकी आवाज़ ना बहुत अजीब तरीके से आने लगती है। थोड़ी देर में दीपा बोलती है कि बस अब मैं परेशान नहीं होंगी और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। दीपा की परेशानी दीपा के लिए बहुत सही थी। जिसकी वो कब्र थी वो एक आदमी था, मैन, इसकी कब्र थी। वो अपनी मौत से नहीं मरा था, वो अपनी 28 की एज में ही मर गया था। नहीं कि वो जवान था जो मरा था। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में मरा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था। इस चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया था। और ये कहते हैं कि जो सुसाइड करता है उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और वो लोगों को परेशान करती है। इस बात से दोनों अनजान कि उन दोनों के साथ अब कोई तीसरा भी है, जिसे दीपा तो डर रही है कि हाँ हमें बैठना नहीं चाहिए था कि आत्माएं परेशान करती हैं। इसे दीपा की फ्रेंड बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। यहीं से ही उनका एक अलग सफ़र शुरू होता है। वो जो आत्मा होती है वो दीपा के साथ साथ चलने लगती है। आत्मा दीपा के आसपास ही रहती है। दीपा ने ऐसा कुछ भी नहीं पहना था जिससे उसकी बॉडी को या उसको कोई प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कोई ओम, कोई ताबीज़ एक्सेट्रा। दीपा और उसकी फ्रेंड आवाज़ मार मार के धीरे धीरे करते करते आखिर कुछ देर में अपने फ्रेंड से मिल जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ थे तुम लोग। सब एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, बहन तू चली गई, बहन तू चली गई, अरे यार तुम लोग चले गए, कहाँ रुक गए थे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ये सब कंप्लीट होता है। तब बहस करते फिर बोलते हैं बस अब बहस बंद करें, चले वापस। फिर दीपा का फ्रेंड बोलता है कि बहन अभी तो आए थे, तुमको ढूंढने में सारा टाइम चले गया, या थोड़ा घूमते हैं ना फिर चलते हैं, सुबह देर से उठ जाएंगे, कोई नहीं। घूमते रहते हैं, तब पूरे जंगल में घूमते हैं, फिर लेक के पास भी जाते हैं। दीपा के साथ हुए एक्सीडेंट को दीपा ने किसी को नहीं बताया कि वो किसी की कब्र पर बैठ गई थी, और दीपा के फ्रेंड ने भी नहीं बताया। अब वो 10 नहीं 11 थे कि किसी की आत्मा भी दीपा के साथ थी। धीमे धीमे करके दीपा को एक अलग सी खुशबू का एहसास होता है और दीपा कहती है हम में से किसी ने भी ऐसा परफ्यूम तो नहीं लगाया है कि ऐसी स्मेल आए। मन में सोचती है। उसको धीरे धीरे करते करते बहुत स्मेल आती रहती है, बहुत धीमे धीमे आती है। फिर सोचती है क्या पता तेरे सब कोई परफ्यूम लगा के आए, कोई डियो लगाया है, कोई परफ्यूम लगाया है, सबकी स्मेल मिक्स हो के मुझे ऐसा लग रहा हो या फिर मेरा वहम हो। इस बात को मैं छोड़ती हूँ और अपने घूमने पे कंसंट्रेट करती हूँ, अपने एंजॉय पे। धीरे धीरे खुशबू बहुत तेज़ हो रही है। दीपा सोचती है क्या है, मैं भी परेशान हो रही हूँ फालतू में खुशबू को लेके, क्या पता कि किसी पेड़ की हो या किसी फूल की हो जो रात में खिलता हो। काफ़ी सारे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, जैसे रात रानी का एक्सेट्रा। उसके बाद
थोड़ी देर में वो लोग घूमते हैं अपनी होटल की तरफ वापस आने लगते हैं। वापस आके अपने होटल में अपने अपने कमरों में सब चले जाते हैं। दीपा को अपने कमरे में भी वो स्मेल महसूस हो रही थी कि वो स्मेल उसके कमरे में भी आ रही है। इस चीज़ को लेकर दीपा थोड़ा परेशान हो गई कि जंगल था तो ठीक था, अब अकेले मेरे रूम में ऐसी स्मेल कैसे पॉसिबल है। फिर दीपा अपने फ्रेंड को कॉल करती कि बहन मेरे रूम में कैसी स्मेल आ रही है जो मुझे जंगल से ही आ रही है, जब मैं कब्र में बैठी थी। दीपा के फ्रेंड बोलती हैं, जिस फ्रेंड के साथ दीपा खोई थी, कि बहन तू परेशान मत हो, तेरा वहम है, और अगर कोई खुशबू होगी भी ना तो जिस पेड़ की बेल तेरे पैर में फंसी थी क्या बात है उसकी खुशबू हो। अब हमने इतनी तो नॉलेज हासिल पेड़ों के बारे में नहीं कर रखी, किस में खुशबू आती है, किस में बदबू आती है, कौन सा पेड़ कैसा है, हमें सबके बारे में तो नहीं पता। और ये गोवा है, क्या पता कोई डिफरेंट टाइप का पौधा या पेड़ हो या बेल हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। दीपा ये सब सुन के और रिलैक्स हो जाती है और अपने बाथरूम में जाती है हाथ मुँह धोने के लिए, क्योंकि उसके बाद पसीना आ रहा होता है। वो काफ़ी देर से इस चीज़ के बारे में सोचती है। जैसे ही दीपा अपने बाथरूम में जाती है, अपना फेस वॉश करती है, उसे लगता है कि उसके मिरर में कोई परछाई है, जो उसके मुंह धोने पे तो उसके सामने आती है, मगर जैसे वो देखती है मिरर में तो कुछ नहीं दिखता है। दीपा जैसे ही अपना फेस वॉश करती है, पानी पे मुंह पे डालती है, उसे हल्की सी धुंधली धुंधली परछाई तो दिखती है मिरर में, मगर जैसे वो ठीक से देखती है उसको परछाई गायब लगती है। दीपा सोचती क्या पता पानी हो जो मुझे ऐसा दिख रहा हो। अब दीपा फिर आके लेट जाती है, अपने बेडरूम में आके सोने लगती है। दीपा जैसी सोने की कोशिश करती है, अपनी आंखें बंद करती है, तो उसे वही सब याद आता है कि जैसे वो कवर पे बैठी थी, उसने देखा और इनफैक्ट उसने पढ़ा भी, वो सब याद आता है। दीपा ये सब कई बार महसूस करती कि जब कई बार उसके साथ ये होता है कि जैसे वो आंखें बंद करती है तैसे वो सब उसके सामने फिर से आने लगता है। वो स्मेल आना, उसको कुछ अजीबोगरीब दिखना, कभी किसी की परछाई, कभी किसी का साथ होना। जैसे वो बेड सोने लगी, उसको लगता है कि उसके साथ उसके बेड पे कोई लेटा हुआ है। वो ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई लेटा हुआ है, उसकी चादर, जैसे उसने चादर ओढ़ रखी है, उसी चादर में ही कोई हैगा। और अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देना, उसके कान में कुछ ऐसा लगता है कि कोई बड़बड़ा रहा है, अजीब सा कुछ बोल रहा है। पहले तो उसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, अब बहुत बदबू आ रही है, जैसे कुछ चीज़ सड़ रही हो, कोई जानवर या कुछ ऐसा जो बहुत बदबू आ रहा हो, बस सड़ रहा हो, ख़राब हो रहा हो। कभी ऐसे स्मेल आना बहुत तेज़। पूरी रात दीपा इन सब चीज़ों से जूझती रही, मतलब परेशान हो गई। सुबह दीपा उठती है, जब तो उसे ऐसा लगता है कि पूरी रात वो अकेले नहीं किसी के साथ सोई है। अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। पूरी रात वो अकेले सोई है, अकेले सोई नहीं है, उसके साथ कोई सोया है। फिर सोचती मैं तो अकेले सोई थी, ऐसा कैसा हो सकता है। दीपा बहुत परेशान होती है, अपने साथ हो रही चीज़ों को किसी को बताती नहीं है। नेक्स्ट डे, छठे दिन, वो कुछ शॉपिंग के लिए सब जाते हैं, अपना सामान पैक करना था। अगले दिन सुबह उनकी ट्रेन थी। शॉपिंग के लिए गए, आए, रेस्ट किया, अपना सामान पैक किया। उस दिन फिर सोए, दीपा के साथ वही सारी चीज़ें फिर रात में हुई। दीपा ने फिर इग्नोर कर दिया। 7वें दिन जब दीपा
और उसके फ्रेंड स्टेशन पे पहुँचे अपना सामान लगेज लेके कि अब उनको वापस जाना है अपने शहर इंदौर। जैसे ट्रेन आती है दीपा बेहोश हो जाती है और वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाती है बहुत तेज़ कि उसके सर पे बहुत तेज़ लगती है। और ये देख के सारे फ्रेंड्स एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या था। जब दीपा ऐसे कैसे मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर तुरंत दीपा को उठाते हैं, बेंच पे बैठाते हैं, आसपास के सब लोग आ जाते हैं। वो जो आत्मा थी वो दीपा को गोवा से जाने नहीं देना चाहती थी। दीपा को उठाते हैं, दीपा उठती नहीं है। बहुत लोग, कुछ जिनकी ट्रेकर्स थी वो ट्रेन से बैठ रहे हैं क्योंकि वही एक लास्ट ट्रेन है जिस ट्रेन से वो जा सकते हैं, नहीं तो फिर 1 हफ्ते तक वो ट्रेन वापस नहीं आएगी। और कोई और दूसरी ट्रेन भी नहीं है तो बस या फ्लाइट। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। दीपा को उठाते हैं, वो बिल्कुल होश में नहीं आ रही होती है। फिर लोग दीपा की ब्रेथ चेक करते हैं तो इतनी गर्म सांसें ले रही होती है एकदम जैसे कि वो कहीं भट्टी में बैठे हों। उसके नाक से इतनी तेज़ गर्म सांसें आ रही हैं, हवा आ रही है, इतनी तेज़ गर्म सांसें आ रही हैं कि कोई भट्टी के पास बैठा हो। दीपा के सभी फ्रेंड बहुत शॉक हो जाते हैं ये सब देख के, मतलब बहुत हैरान हो जाते हैं कि मतलब कभी हुआ नहीं, ऐसा हो गया और अब हम क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे। ट्रेन भी थोड़ी देर में चली जाती है। सब ये देख के और परेशान हो जाता है कि दीपा उठी नहीं और ट्रेन भी चली गई। अब 1 हफ्ते तक कोई ट्रेन नहीं आनी है उस स्टेशन पे। दीपा के फ्रेंड फिर से आते हैं होटल में। दीपा को होश नहीं आया होता है। अब उन्होंने एक गलती कर दी यहाँ पे कि वो हॉस्पिटल जाने की जगह वो सीधा चले गए होटल। वो भी चले क्यों गए, प्रॉब्लम ये थी कि स्टेशन पे कोई भी बचा नहीं, 2-4 लोग थे। वो लोग दीपा के पास जल्दी आ नहीं रहे हैं, सब दूर से देखने कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। सिर्फ वही लोग बचे, कुछ लोग और थे जो सफाई कर्मचारी होते हैं। सब बोलते कि इसे अपने होटल ले जाओ और होटल से ही ले जाना इसका कोई हॉस्पिटल, कि यहाँ पे आसपास तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। सब दीपा को उठाते कैसे भी करके 2 कैब करके अब वो होटल वापस जाते हैं। होटल में बोलते हैं कि हमें फिर से रूम चाहिए। दीपा ऐसी बात है। होटल वाले बोलते हैं आपको तो रूम मिल जाएगा मगर आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी पहले, ये होटल का रूल है। फिर बोलते हैं आप अपने रूल से ज़्यादा किसी की जान की फ़िक्र कीजिए। दीपा बहुत परेशान है, वो ऐसे गिरी हुई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सब जाते हैं हॉस्पिटल तो होता नहीं है। वहीं पे किसी छोटे से डॉक्टर को बुलाया जाता है। दीपा को 1-2 इंजेक्शन देते हैं और डॉक्टर से पूछते हुआ क्या है। फिर बोल रहे हैं कमज़ोरी हो सकती है। डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि किलर्स को हुआ क्या है। कहते हैं इसका बीपी एकदम नॉर्मल है, इसका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, कमज़ोरी हो सकती है शायद इसलिए बेहोश हो गई, मगर इतनी देर तक बेहोश रहना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हुआ क्या है। डॉक्टर बोलते हैं मैं बात करता हूँ किसी बड़ी टीम से और वो आते हैं, फिर दीपा को हम देखते हैं। अब ये लोग बहुत परेशान, अपने घर पे भी किसी को नहीं बताया है। फिर जब वो डॉक्टर चले जाते हैं तो सब दीपा को सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि यार क्या होगा कैसे होगा। सब दीपा पे फिर कोई ध्यान नहीं देता है। उसी रूम में बैठे बैठे सब अपने में बात करने लगते हैं। फिर जब दीपा की तरफ देखते हैं तो दीपा की आंखें खुली हुई थी बट पूरी तरह से दीपा की आंखें लाल थी, एकदम रेड। और दीपा के जो होंठ थे वो एकदम से सूख चुके थे, जैसे दरारें आ चुकी थी उसके होंठ में।
जैसे कि उसने कितने समय से, तो इनफैक्ट कितने सालों से पानी ना पिया हो या पानी की बूंद ना गई हो उसके मुंह पे, इतनी मतलब उसके होंठ सूख गए थे। सब बोले कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और दीपा एकदम से चिल्ला के खड़ी होती है, बोलती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, अपनी गंदी सी आवाज़ है। तो बहुत भारी आवाज़ होती है और इनफैक्ट तो दीपा की आवाज़ ही नहीं होती है। और लोग कहते हैं कि दीपा की आवाज़ नहीं है, दीपा की आवाज़ बहुत नॉर्मल है, बहुत पतली है, और इतनी भारी आवाज़ में कैसे बोल सकती है। दीपा के जो दोस्त होते हैं सबके सब एकदम शॉक होते हैं। और ये आवाज़ सुन के रिसेप्शन से वो लेडी और होटल का मैनेजर और जो हाउस कीपिंग स्टाफ था वो सब के सब आ जाते हैं रूम में, और ये देख के एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी थी वो बोलती है कि सर मैंने आपको कहा था कि इनको रात में मत जाने दीजिए, आपने कहा कुछ नहीं होगा, और आप ये देखिए। होटल वाले ने बोला कि मैनेजर ने बोला होटल की कि मैंने इसलिए नहीं बोला था कि ये लोग सोचेंगे क्या घटिया नुची सी बातें कर रहे हो, आज की डेट में सब कोई एडजस्ट नहीं करता, ये लोग यंग हैं और ये लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं करते जल्दी। फिर बोलते हैं हम कैसे भी रोक सकते थे उनको, मगर हमने रोका नहीं, अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको कौन बचाएगा। बहुत परेशान होते हैं। थोड़ी देर में एक फादर को बुलाया जाता है। जब फादर आते हैं और दीपा को देखते हैं तो बोलते हैं कि इसे उस कब्र के पास किसने जाने दिया। फिर सब दीपा के फ्रेंड है वो सबको बताती है। पहले तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कौन सी कब्र, हम तो किसी कब्र के पास नहीं गए। फिर बोलता है ऐसा हो नहीं सकता। फिर दीपा की जो फ्रेंड होती है जो दीपा के साथ थी उसने बोला कि ऐसे ऐसे, उसने बताया कि हाँ हम गए थे, ऐसे ऐसे हो गया था हमारे साथ। फिर दीपा की फ्रेंड ने बता दिया। फिर फादर बोलते हैं कि जब आपने वहाँ पे बोर्ड देखा कि वहाँ पे नहीं जाना है तो आप क्यों रुके रहे। फिर बोली कि फादर हमने सोचा कि क्या पता किसी ने मजाक करना हो, इसलिए हम लोग फिर थोड़ी देर वहीं पे रुके रहे, फिर हम लोग गए वापस, हम फिर से वहीं पे आए। बोलता है वो बोर्ड किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही लगाया है। वहाँ पे एक ऐसे इंसान की कब्र है, मतलब सब फादर सब कुछ बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे वो मरा था, क्या हुआ था। कहते हैं इस पूरे एरिया में उसका दहशत घूमता है। अपने होटल से, अपने रूम से कोई भी रात में बाहर नहीं जाता है, सब अपने अपने कमरों में ही रहते हैं। और वो उसकी आत्मा ही है जो दीपा को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। और अब दीपा को बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही करके 4 जानें जा चुकी हैं, 4 लड़कियों की जानें जो किसी भी तरह से पहुंच जाती थी होटल कब्र के पास, कुछ भी करके कैसे भी पहुंच गई। अब 5वीं दीपा है। अब आप क्या करोगे बताइए। फादर ने बोला कि इसे बचाना अब नामुमकिन है। मैंने कई बार कोशिश की है, मगर 4 बार मैंने कोशिश की है, कई बार नहीं 4 बार मैंने कोशिश की है और मैं किसी को नहीं बचा पाया। ये आदमी अपने टूटे हुए दिल को लेके मरा था, उसे सुसाइड किया था। इसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, ये आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। सब बोलते कि फादर आप एक बार कोशिश तो कर सकते हैं, क्या पता दीपा इससे बाहर आ जाए। दीपा का एक फ्रेंड था जिसको हनुमान चालीसा पूरी याद थी। फादर ने बोला आप अपना कीजिए और मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा कि यह आत्मा दीपा को छोड़ के चली जाए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसने फादर को ये बताया कि ऐसा है और क्या पता नहीं बल्कि होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आत्मा दीपा के पास आ ही नहीं पाएगी। फादर ने बोला माय चाइल्ड आप अपने विश्वास पे सही हो, मगर ये आत्मा बहुत ख़तरनाक है। मैंने हर वो तरीक़े आजमाए हैं जो हम लोग आजमा सकते थे ताकि मैं उन 4 लड़कियों की जान बचा सकूं।
सबने बोला कि फ़ादर एक बार कोशिश और करते हैं, कि ये तो नहीं रहेगा कि हाँ हमने कोशिश ही नहीं करी। फ़ादर बोलते हैं ठीक है, हम कोशिश करते हैं। फ़ादर ने अपना एग्ज़ॉर्सिज्म चालू रखा, उन्होंने किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फ़ादर अपना करते हैं। उसके बाद जो दीपा का फ्रेंड था, उसने नॉर्मल पानी लेके, क्योंकि गंगा जल तो वहाँ पे था नहीं, तो नॉर्मल पानी लेके हनुमान चालीसा पढ़ के और दीपा के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया। और ऐसे करते करते 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ के दीपा के पानी डाला गया। लास्ट में आत्मा बाहर आई। फादर ने आत्मा को एक छोटी सी बॉटल में कैद कर लिया। मतलब सभी देख के शॉक हो गए थे कि हाँ ये कैसे हो सकता है। फादर से बोला, फादर आप तो अब तक कह रहे थे कि आप आत्मा को भगा ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर आपने बॉटल में कैसे कैद कर लिया। फादर बोले कि आत्मा को मैं निकाल नहीं सकता था, बट मैंने इसको बॉटल में कैद कर लिया है, अभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। फादर ने बोला कि सूरज उगने से पहले, यानी कि सनराइज़ होने से पहले, इस बॉटल को बहुत ही गहरे गड्ढे में गाड़ना होगा, यानी कि उसकी दफन करना होगा, कि कभी गलती से कोई जानवर, इंसान इस बॉटल को बाहर ना निकाल सके। अगर ये बॉटल टूट गई या इसका ढक्कन खुल गया तो ये आत्मा फिर निकल सकती है और कुछ भी कर सकती है, और इसकी मुक्ति दिलाना आसान नहीं है। सुबह होने ही वाली थी, कुछ ही टाइम बाकी था। होटल के स्टाफ, उनके दोस्तों ने मिलके लेक के पास ही एक बहुत गहरा गड्ढा किया। बहुत ज़्यादा गहरा था, मतलब कई फीट का गड्ढा था। उसमें बॉटल को डाला गया, पूरा दबा दिया गया अच्छे से, पूरा तब ऊपर तक। और वहाँ पे गड्ढे के पास ये लिख के लगाया गया कि कृपया यहाँ से 10 सेंटीमीटर रेडियस डायमीटर तक कोई भी खुदाई नहीं करेगा, ताकि आगे के लोगों के लिए सतर्क रहें। और ऐसे करके आत्मा को दफनाया गया और दीपा की जान बचाई गई। दीपा का जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर हो चुका था आत्मा के चक्कर में। आत्मा थी उसके पूरे शरीर को उसको चूस चुकी थी एकदम से। दीपा को 3 दिन एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर से, मतलब हॉस्पिटल था नहीं वहाँ पे, आसपास दूर था, दूर हॉस्पिटल से लेके आए, एडमिट किया, लेके गए, एडमिट किया, फिर वापस लेके आए होटल में। उसके बाद जब वो ट्रेन दोबारा आई 1 हफ्ते बाद, तब वो लोग गए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि हम लोग, ट्रेन हमारी मिस हो गई है, हम आ नहीं पाएंगे अभी। उन्होंने सब कुछ भी बताया था कि दीपा के साथ ऐसा ऐसा हो गया, कि एक बार हम ट्राई करते हैं और अगर हमारे हाथ में नहीं रहेगा तो हम उनके पेरेंट्स को बताएंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। वापस वो लोग अपने शहर गए। दीपा उस आत्मा से तो हमेशा के लिए आज़ाद थी, मगर एक ट्रिप में दीपा ने बहुत सारी खौफनाक यादें अपने साथ इकट्ठी कर ली, जो शायद वो कभी भुला नहीं पाएगी। ऐसे ही दीपा अपने फ्रेंड्स के थैंक्स बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। और दीपा ने फादर को एक लेटर लिखा। हाँ, वो फ़ोन कर सकती थी, बट उनके पास नंबर वगैरह नहीं था कि फादर को कैसे कांटेक्ट करते। इससे अच्छा उन्होंने होटल में एक लेटर भेजा कि फ़ादर को दे दें। उसने फादर का थैंक्स किया, अपने फ्रेंड का थैंक्स किया, और साथ ही साथ उन्होंने हनुमान जी का एक पाठ रखा, जिसे बजरंग बाण या सुंदरकांड 2 पाठ होते हैं। उन्होंने दोनों में से एक पाठ रखा और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से फिर से स्टार्ट किया। और इसके बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को कुछ टाइम बाद बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
साथ में ही आप सभी को 3 फरवरी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ जो संडे को आएगा, नेक्स्ट संडे। ओके, बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।